अस्सलाम वालेकुम, शबना आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं महाविश निसार और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। कराची की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे नौशहरा में रिसालपुर चौक पर वाक़ एक होटल में जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक की जा चुकी है। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाए वक़्वा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मजीद जानते हैं ताज़ा तरीन इस पर क्या सूरत हाल है वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे साजिदुल्लाह से। साजिद, ये बताएगा कि जख्मियों को कहां मुंतकिल किया गया है, कितनी तादाद में अफराद जख्मी हैं और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी अब्दुल्ला, खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल दहशतगर्दी की लहर में है और अब से कुछ देर पहले नौशहरा के जिला नौशहरा में रिसालपुर मेन बाजार में एक होटल को डिफेंस होटल को इस मरतबा निशाना बनाया गया है, जहां पर अब तक पुलिस जराये का कहना है कि बम जो सैकल में शुरू था, एक जोरदार धमाके के नतीजे में 2 होटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जब 10 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जबकि CMH पेशावर भी मुंतकिल कर दिया गया है। इनके साथ साथ जो अब तक पूरे इलाके में सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। एम्बुलेंसेज और सरकारी एम्बुलेंसेज के जरिए जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इनके साथ साथ अब्दुल्ला, यहाँ पर इस नौशहरा का रिसालपुर इलाका जो कि पाक आर्मी फोर्सेस का इलाका है, इंतहाई सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त तरीन होते हैं और यहाँ पर जितने भी जो खुसूसन ईद के मौके पर ये बड़ा बाजार है जो कि पाक आर्मी फौज के जो एहलकार। अच्छा साजिद, ये बताइएगा कि किस नौयत का धमाका था और क्या पहले से कोई इत्तला थी इस इलाके में धमाके की? क्योंकि रमजान मुबारक खत्म हो रहा है, रमजान के हवाले से भी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और ईद के हवाले से क्या सिक्योरिटी के इंतजाम थे? जी मैं विश इस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया था, जिसमें नौशहरा सवाबी 4 सतह के अखला को हसास तरीन करार दिया गया था। इसी हवाले से नौशहरा में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी, लेकिन इसके बरक्स जो कि इंतहाई सिक्योरिटी रेड जोन एरिया है रिसालपुर का इलाका, जहां पर इस मरतबा होटल को निशाना बनाया गया है, जिसमें अफ्तारी कर रहे थे। इसी दौरान के एक जोरदार बम धमाका हुआ है। जोरदार बम धमाका हुआ। साजिदुल्ला, ये बताएगा कि धमाके की नौयत के हवाले से क्या कहते हैं पुलिस हुक्काम? खुद कुछ धमाका था या फिर कोई बारूद से भरी हुई गाड़ी टकरा दी गई? क्या नौयत थी धमाके की? जी अब्दुल्ला, अब तक जो DPO नौशहरा मोहम्मद हुसैन ने अब से कुछ देर पहले न्यूज को बताया है कि ये रिमोट कंट्रोल बम धमाका था, जहां पर सैकल में बम नस्ब शुदा किया गया था। इसके हवाले से ये भी उन्होंने कहा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वकुआ पर तलब कर ली गई है। मजीद तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पूरा जो इलाका है इस वक्त पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। दूसरी जानिब जो इलाके को घेरे में ले रखा है, साजिदुल्ला ये बताइएगा क्या इमदादी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं या तमाम तर जख्मियों को जाए वकुआ से मुंतकिल कर दिया गया है अस्पताल? जी अब्दुल्ला, जिस तरह हमने अपने नाजरीन को बताया कि ये पाक फोर्स का आर्मी का इलाका है, इस वक्त जो पाक फोर्स के जो एहलकार है उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। इनके साथ साथ जो इस वक्त जो 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 10 अफराद जख्मी हैं। अब तक जो जख्मी है उनको नौशहरा के CMH अस्पताल, पेशावर CMH अस्पताल और नौशहरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज और सरकारी एम्बुलेंसेज जाए वकुआ पर। अच्छा साथ ही बताएगा कि CMH में मुंतकिल किया गया है जख्मियों को, 10 अफराद जख्मी हैं। मजीद हालातों का खदशा तो नहीं देख रहे हैं आप? क्या हालत है जख्मियों की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो अब तक जो इब्तिदाई जो अस्पताल जराए से हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि जो 3 एहलकार है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि इसमें जो जाँ बहक होने वाले जो है उसमें एक बच्चा भी शामिल है जो कि इसमें जाँ बहक हुआ है, जबकि ज्यादातर जो जख्मी है इसमें खवातीन भी शामिल है। दूसरी जानिब जो नौशहरा के अब से कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से राब्ता किया गया तो उनका भी कहना है कि जो जख्मी पहुंचे हैं इसमें 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जख्मियों में खवातीन भी शामिल हैं। साजिद, इससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में बाजार और दुकानें भी थी और रश का वक्त था, तो इलाके की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। नौशहरा में रिसालपुर चौक में किस तरह का इलाका है, ये किस तरह की दुकानें हैं? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ये इंतहाई मसरूफ तरीन एरिया है। यहाँ पर जो रिसालपुर मेन बाजार है उमूमन उसमें बहुत ज्यादा रश होता है और हुसूसन ईद के दिनों में इसी बाजार में बहुत ज्यादा रश होता है। यहाँ पर मेन
जो रिसालपुर चौक है इस पर वाक़या है और यहाँ पर जो पाक फोर्स के जो दफातर भी नजदीकी है, दूसरी जानिब यहाँ पर एयरबेस भी है पाकिस्तान एयरफोर्स का। तो इंतहाई एक हसास इलाके रिसालपुर चौक पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया है, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद जाबाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को नौशेरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दीगर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके के हवाले से जो ही मजीद अपडेट्स हम तक पहुंचेंगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलवक्त कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, कराची के हवाले से बात करें तो कराची में रेंजेस के इख्तियारात में 3 माह की तौसी कर दी गई है। रेंजर्स एहलकार शहर में नो-गो एरियाज को खत्म करके अपने दिफा में गोली भी चला सकेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने रेंजर्स के इख्तियारात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें रेंजर्स को पुलिस की तर्ज के इख्तियारात दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेंजर्स को शहर में नो-गो एरियाज खत्म कराने का इख्तियार होगा। इसके अलावा रेंजर्स कराची में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हुए टारगेट किलर्स और भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि रेंजर्स को बगैर वारंट जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के इख्तियारात भी होंगे, जबकि जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी में रेंजर्स किसी भी इलाके का मुआजरा कर सकेगी। रेंजर्स को असलहे की नुमाइश पर बगैर वारंट गिरफ्तारी का भी इख्तियार हासिल होगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स एहलकार अपने दिफा में गोली भी चला सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं कि टारगेट किलर्स को कल अवाम के सामने पेश करेंगे। उनका कहना है कि रेंजर्स के इख्तियारात में 3 माह की तौसी करके उन्हें जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टारगेट किलर्स खुद बताएंगे कि वो किसके लिए काम करते हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक का कहना था कि कराची में नो-गो एरियाज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रेंजर्स के इख्तियारात में 3 माह की तोसी कर दी है, जिसके बाद रेंजर्स को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। रहमान मलिक का कहना था कि जुमे के रोज CCPO ऑफिस में मीडिया के जरिए गिरफ्तार टारगेट किलर्स को अवाम के सामने पेश किया जाएगा, जो खुद बोलेंगे कि वो किसके लिए काम करते थे। हालात बेहतर हो रहे हैं और बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके खात्मे की बात कर रहा हूं कि ये हालात जो खराब है इनका खात्मा होना चाहिए। रहमान मलिक ने इस बात की उम्मीद की कि कराची में जल्द अमन बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। कराची में रात के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुसलसल बदअमनी के बाद शहर में अमन अमान की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया, जबकि छापामार कार्रवाइयां भी जारी हैं, जिनमें टारगेट किलर्स और भत्ता माफिया के मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस और रेंजर्स ने महमूदाबाद और चेंसर गोट में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया और 12 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि गुलशन मैमार, कनीज फातिमा कॉलोनी, सोहराब गोट, न्यू कराची और सर सैयद के इलाकों में छापा मार कर कार्रवाइयां भी जारी हैं, जिसमें 8 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद से असलहा भी बरामद हुआ है और उन्हें तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची के हवाले से ही कुछ मजीद बात भी करेंगे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच कल से कराची की सूरत हाल पर लिए गए अज़-खुद नोटिस केस की समाअत का आगाज कर रहा है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बनने वाली 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां शाकिरुल्लाह जान, जस्टिस नासरुल मल्क, जस्टिस तारिक परवेज और जस्टिस गुलाम रब्बानी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने IG सिंध वाजिद दुरानी और अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक को नोटिस जारी करते हुए उन्हें समाअत के दौरान अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से गुज़िश्ता 1 माह से जायद अरसे के दौरान कराची में अमन अमान की सूरत हाल और पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक एक जामे रिपोर्ट तलब की है, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध को गुज़िश्ता माह के दौरान कराची में हलाक और जख्मी होने वालों और इस हवाले से दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और सिंध बार एसोसिएशन के सदूर को भी मुआवनत के लिए तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग एरिया से एक धमकी आमेज खत मिले हैं, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और सदर आसिफ अली जरदारी को संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है। दोपहर के वक्त पार्किंग एरिया से मिलने वाले मुबैना खत में कहा गया है कि आइंदा 9 रोज में सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग एरिया में धमाका होगा,
जबकि मुबैना अफराद की जानिब से खत में यह भी लिखा गया है कि इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी अमले से भी कुछ अफराद ने उनका साथ दिया है। चीफ जस्टिस ने मुबैना खत पर फौरी तौर पर खुद नोटिस ले लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सिक्योरिटी अमला मुतल्लिका थाने के SHO और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। सिक्योरिटी अमले ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत की चेकिंग की, जबकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर और बाहर चेकिंग के बाद मुतल्लिका एरिया को क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को धमकी आमेज खत मिलने के वाकये की FIR थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज कर ली गई है। पुलिस की मुदैयत में दर्ज होने वाले मुकदमा नंबर 129 में नामालूम अफराद के खिलाफ ज़ेर रफा 506 मुकदमा दर्ज किया गया है। सिंध हुकूमत की बौखलाहट का एक और नमूना सामने आ गया है। कराची में अमन और अमान के सिलसिले में हुकूमती नुमाइंदों में राबतों का मुसलसल फुकदान है। वजीर आला हाउस ने जुमे को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया, जबकि सिंध के वजीर इत्तलात का कहना है कि अमन और अमान पर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत कराची में अमन और अमान के सिलसिले में मुसलसल बौखलाहट का शिकार है और उसने इसके कई मौकों पर सबूत दिए हैं। कुछ रोज कबल सिंध हुकूमत ने भत्ताखोरों को कराची छोड़ने का हुक्म दिया था, ताहम कुछ देर बाद उसके दिल में रहम आया कि ईद करीब है, ऐसे में भत्ताखोर कहां दरबदर फिरेंगे और उसने उन्हें कहा कि वो कराची में रह सकते हैं, ताहम अपनी सरगर्मियां तर्क करें। ऐसा ही एक वाकया जुमेरात को पेश आया जब सिंध हुकूमत ने एलामिया जारी किया कि शहर में अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से वजीर आला सिंध की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। ताहम इसके थोड़ी देर बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इस एलामिया की नफी करते हुए कहा कि अमन और अमान के हवाले से किसी किस्म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। एक तरफ कराची के अवाम गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुक्मरान कत्लो गारत को रोकने के बजाय मसलहतों और बुखलाहट का शिकार हैं। ताहम इस बात का फैसला करना बाकी है कि इस तरह के मुतज़ाद बयानात हुक्मरानों का भोलापन है या किसी के इशारे पर वो ऐसा कर रहे हैं। MKM के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी तो कराची 3 दिन में तकसीम हो जाएगा। लाहौर में MQM राब्ता कमेटी की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर के मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि कराची के हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं। अगर हुकूमत संजीदा हो तो 3 दिन में अमन कायम हो सकता है। 2% जागीरदार और सरमायादार तबका हालात खराब करना चाहता है, लेकिन मुल्क के 98% अवाम इस साजिश को नाकाम बना देंगे। कराची में भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हो रही है, पाकिस्तान की बुनियादों को कमजोर करने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान के 98% मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम उस साजिश को नाकाम बना देंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि इस वक्त कराची की नहीं मुल्क की बका की बात है। अगर हुकूमत भत्ताखोरों और कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के इकदाम करे तो MQM हर मुमकिन ताउन करेगी। उनका कहना था कि वडेरे और जागीरदार अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना उनकी तस्वीरें सिर्फ दीवारों पर लटकी रह जाएंगी। लाहौर ही में लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास शहीद को मुहिब्बे वतन 2011 करार देने की तकरीब से खिताब करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में लसानी या सियासी झगड़ा नहीं बल्कि जराइम पेशा और भत्ताखोर माफिया फसादात का जिम्मेदार है। उनका कहना था कि जो हुकूमत अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, ऐसे हुक्मरानों को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि वो कराची के हालात पर लिए गए अज़ख़ुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करने आए हैं। अदालत से इंसाफ की पूरी तवक्को है। मुतासरा फरीक की हैसियत से अज़ख़ुद नोटिस का हिस्सा बनना चाहते हैं। जबकि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। मुल्क की सलामती से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं, अमन की राह में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद में सहाफियों के एजाज में दिए गए इफ्तार डिनर के मौका पर वज़ीर आज़म गिलानी ने कहा कि कराची के हालात हर दौरे हुकूमत में खराब रहे हैं। कराची में ऑपरेशन का फैसला विफाक का नहीं सूबाई हुकूमत का है। विफाकी हुकूमत क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमतों की मुआवनत कर सकती है, मुदाखलत नहीं। पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर एक्शन ले रहे हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर मैंने अपने इख्तियार कम किए हैं। अब्दुल कादिर गिलानी के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
हमारे ऊपर बोझ नहीं है। अरबों रुपए की वसूलियां हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि अल्ताफ हुसैन कुछ भी कहें वो हमारे फेवरेट हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑडिटर जनरल एक ईमानदार और सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। उनका कसूर यह है कि उनका डोमिसाइल मुल्तान का है। सराइकी सूबे के सवाल पर उन्होंने कहा कि नाम चाहे कुछ भी रखा जाए, सराइकी सूबे के हवाले से लोगों की डिमांड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के बारे में। कराची, पेशावर और मुल्क के दीगर इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, जिससे गर्मी के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान और ज़ेरी सिंध में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। कराची में रात गए हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। उधर पेशावर में बारिश की वजह से दरिया काबुल, दरिया सवात और दरिया ख्याली में तूफ़ानी आ गई। पेशावर शहर में मुसलसल 1 घंटा होने वाली बारिश से शहर के अंदरूनी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नकासी आब के फरसूदा निजाम के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सबसे ज्यादा बारिश रावलाकोट में 92 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी दालमंदीन में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में अक्सर मुकामात पर, जबकि बलोचिस्तान के मशरकी हिस्सों और सिंध में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब कोहिस्तान में तूफानी बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद 35 हो गई है। 25 अफराद अब भी लापता हैं। सैलाबी रेले से 80 मकान भी तबाह हुए हैं। कोहिस्तान के इलाके वादी कुंदिया में रात भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद नदी नालों में तूफान आने से सैलाबी रेले में 80 से ज्यादा मकानात बह गए। उधर कोहिस्तान की तहसील घबराल में सैलाबी रेल ने 16 देहात में तबाही मचा दी। डीसीओ इम्तियाज शाह के मुताबिक अब तक 35 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 25 अफराद अब भी लापता हैं। सैलाबी रेले की वजह से घबराल जाने वाले तमाम रास्ते बह चुके हैं, जिसके बायस मुकामी आबादी के अफराद महसूर होकर रह गए हैं और मुतासरीन को शेख और नोश की किल्लत का सामना है। जराए ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में 77,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कसूर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 88,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। सैलाबी रेले के बायस 25 के करीब देहात और 30,000 एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उमैर। भारतीय सरहद से मुत्तसिल शहर कसूर इस वक्त शदीद सैलाबी रेले की जद में है। फ्लड फोरकास्टिंग ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद रोजाना की बुनियाद पर पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया के मुताबिक 5 देहात ऐसे हैं जिनका जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाके के लोग जिले इंतजामिया की जानिब से मदद न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत इस वक्त कुछ नहीं कर रही, ना इधर कोई डीसी ना एसी कोई नहीं आ रहा, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बल्कि इधर तो वो मौजें उड़ा रहे हैं, इधर खाना पीछे से आ जाता है, खा रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। लोगों को खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही और तमाम के तमाम लोग भूख से मर रहे हैं। और जो जिली इंतजामिया हो ये फ्लड एरिया से 1 किलोमीटर पीछे बैठी है, आगे कोई अफसर नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसी किस्म की कोई सहूलत इधर नहीं दी जा रही। दूसरी जानब जिले इंतजामिया का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद का सामान पहुँचाया जा रहा है और लोगों को पानी से निकालने के लिए बोट्स 24 घंटे काम कर रही हैं। जितनी इमदादी कार्रवाइयाँ प्रिवेंटिव मेजर जितने हम ले चुके हैं, वहाँ पर हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं, जानवरों की भी इंसानों की वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स हैं, फूड है, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कश्तियाँ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिका MNA चौधरी मंजूर हुसैन ने सैलाबी This time check was brought to you by लासानिका अर्क-ए-महज़ल। लासानिका अर्क-ए-महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क-ए-महज़ल वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानिका अर्क-ए-महज़ल। हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए और लोगों के बिजली के बिल माफ करने के साथ साथ फी एकड़ 10,000 रुपए नुकसान के अजाले के तौर पर भी दिए जाएं। तमाम इलाके को आफत ज़दा करार देकर
ताकि लोगों के बिजली के बिल माफ़ हो सकें, लोगों का जो मालिया है वो माफ़ हो सके और लोगों को जो फसलें तबाह हुई हैं उसके उनको पैसे मिलें, जो घर गिरे हैं उनको मुआवजा मिले और लोगों को अगली फसल के लिए बीज और खाद दिया जाए। किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए मुतासरा इलाकों को फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। सैलाब से मुतासरा इस इलाके में सियासी रहनुमा शहरियों की मदद की बजाय बयानबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमती रहनुमाओं को दावों वादों की बजाय अमली इक़दामात करने चाहिए। कैमरामैन साद वकास के साथ मोहम्मद उमैर, वक्त न्यूज़, कसूर। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से हमने बात की। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ अपने 10 रुकनी वक्त के हमरा कराची में मौजूद हैं। आज सारा दिन उनकी क्या सरगर्मियां रहीं, जानेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाक अफगान सरहद पर एफसी के कैंप के करीब अमरीकी जासूस तैयारा फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। मकामी हुक्काम के मुताबिक तबाह होने वाले जासूस तैयारे का मलबा इकट्ठा करके एफसी कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि चमन शहर के करीब पाक अफगान सरहद पर फजाई निगरानी के लिए अमरीकी जासूस तैयारा अक्सर और बेशतर फजा में घूमता रहता था। जुमेरात की शाम को भी एक अमरीकी जासूस तैयारा फजाई निगरानी के लिए मामूल की परवाज पर था कि फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। ज़राए के मुताबिक तैयारा मैदानी इलाके में गिरा, जिससे किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तनाव की वजह बनने वाले मामलात के हल के लिए गुफ्तगू जारी है। हर सूरत दो तरफा मारूजी मफादात को आगे बढ़ाया जाएगा। एक ही नहीं, तमाम ममालिक के सफारतकारों के लिए नकलो हरकत से कबल दफ्तर खारजा से NOC हासिल करना जरूरी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फैज पराचा। दफ्तर खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने बताया कि लिबिया की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। चाहते हैं कि लिबिया की सालमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जबकि पाकिस्तान में लिबिया के सफारत खाने में झंडे की तब्दीली पर ताहाल मुतला नहीं किया गया। मकबूजा कश्मीर में हजारों गुमनाम कब्रों की निशानदही और कश्मीर इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट पर तहमीना जंजुआ ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। We will continue to monitor the situation. We continue to be guided by the principles of ensuring the sovereignty, political independence, unity and territorial integrity of all states in this regard. We believe that it is important that the human rights of the Kashmiris are respected and those responsible for such crimes are brought to justice. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सदर जरदारी 30 अगस्त से 2 रोजा दौरे पर चीन और 1 सितंबर से 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान जाएंगे। सदर चीन में मसरूफियात के दौरान उरुमची में सनती नुमाइश में शिरकत और चीन के नायब वजीर आजम ली क्योंग कीक्वांग से मुलाकात करेंगे, जबकि ताजिकिस्तान में पाक अफगान रूस और ताजिकिस्तान पर मुश्तमिल 4 मुल्की और दूसरे रोज पाक अफगान ताजिकिस्तान सहफरीकी इजलास में भी शिरकत करेंगे। The visit aims at strengthening business-to-business linkages between Pakistan and China and Pakistani and Eurasian businesses. A Pakistani pavilion is also being set up at the expo that the President will visit. The President will also visit Tajikistan on 1st to 2nd September 2011. दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने बताया कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी जल्द ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगे। ताहम अमरीका में क्याम के दौरान उनकी अमरीकी क़यादत से मुलाकातों के बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि बरहमदाख बुख्ती की स्विट्जरलैंड में मौजूदगी पर स्विस हुकाम से राब्ते में हैं। कैमरामैन नुशाद अब्बासी के साथ फैज पराचा, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद इस हवाले से बात करें तो भारत ने 7 पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दिए हैं। कैदियों को वहां का बॉर्डर पर रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी शहरी 1 से 15 साल तक भारतीय जेलों में सोबतें बर्दाश्त करते रहे। रिहाई पाने वालों में से 3 कैदी ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। उनका कहना था कि वो गलती से सरहद पार कर गए थे। उन्होंने बताया कि भारत में इस वक्त भी सैकड़ों पाकिस्तानी रिहाई के हैं मुंतज़िर। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत भारत में कैद पूरी करने वाले पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पूरी करे। दिमागी तवाज़ुन खो देने के बाद वतन लौटे तो क्या लौटे।
ईद की आमद है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर 31 अगस्त बरोज बुध को होने का इम्कान गालिब है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी अलामिया में ईद उल फितर का चांद 30 अगस्त 2011 को नजर आने की पेशीन गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अगस्त को मुल्क के शुमाली इलाकों में जुज़वी तौर पर मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। ताहम चांद की मौजूदा सूरत हाल और उम्र को देखकर कवी इम्कान है कि 31 अगस्त 2011 को शवाल की पहली तारीख होगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में हर साल ईद रुयत हिलाल कमेटी की तस्दीक के बाद ही मनाई जाती है। पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है कि कराची का कमजोर होना मुल्क के कमजोर होने के मुतरादिफ है। हुकूमत फौरी तौर पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कराची में वकला, पार्टी कारकुनों समेत मुतासिरीन कराची और ताजिरों के वफूद से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों में उनका कहना था कि कराची की बदअमनी के बायस पाकिस्तान का गेटवे तबाह हो गया है। कराची का कत्ले आम पाकिस्तान की आज़ादी की नफी है। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सरमायाकारी की मुंतकिली के लिए नहीं आया, बल्कि एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से आया हूँ। पंजाबी नहीं, बतौर सिंधी नहीं, बतौर कराचियाट नहीं, बतौर लोची नहीं और बतौर एक पठान नहीं, बतौर पाकिस्तानी किस तरह हम इन मामलात को ठीक कर सकते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मार्शल लॉ तरक्की का नुस्खा नहीं है। अगर मार्शल लॉ तरक्की का नुस्खा होता तो 4 मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका होता। नौजवान ताजिरों के वक्त से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि ताजिर बरादरी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम ताजिर बरादरी के शाना बशाना खड़े हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि जब कौमों में कैंसर उतर आए तो उसका इलाज बेरहम एहतसाब होता है। उनका कहना था कि अगर नीयत साफ हो तो कराची में अमन कायम करना कोई मुश्किल काम नहीं, इसके लिए सिर्फ संजीदा कोशिशों की जरूरत है। कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए। जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ताख़ीर से इक़दाम किए गए हैं वो एक अफसोसनाक बात है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपना सर जोड़कर हालात को ठीक करने के लिए एक इज्तिमाई सोच और कोशिश करनी होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन लोगों के पास ताकत है उन्हें मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। कि जो की प्लेयर्स हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, उनको ये लीडरशिप दिखानी होगी। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहने पर बिल्कुल देयर आर नो टू ओपिनियन अबाउट इट कि उसका टोटल फुकदान है और इसलिए मुझे बड़ी कम उम्मीद है कि ये मौजूदा जो सिस्टम है ये इन दुखों का मदावा है। वज़ीर आला पंजाब दौरा कराची पर है। उनका कहना है कि अगर साफ हो तो कराची में अमन कायम हो सकता है। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आइन में सूबाई हुकूमत को फौज बुलाने का इख्तियार है हासिल। वो कराची में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कराची के हालात दुरुस्त करने के लिए इरादे की जरूरत है। नीयत साफ हो तो अमन बहाल हो सकता है। आर्मी को सिविल अथॉरिटीज अपनी मदद के लिए बुलवा सकती हैं। PMLN का इस हिस्से में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आइन से इनहराफ जो है वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए और आइन में जो आर्मी का रोल है उसको सिविल अथॉरिटीज़ जो हैं वो अगर उसको बरूए कार लाना चाहें तो वो उसको ला सकती हैं। मुस्लिम लीग की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि बड़ी सियासी जमातों को अपनी सफ़ों से जराइम पेशा अनासिर को निकालना होगा, जिसके बगैर कोई हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकती। इस वक्त कराची में जिन पार्टियों की हुकूमत है, जो कि कराची के हुकूमत या सिंध के हुकूमत का हिस्सा हैं, जो मरकज़ में जो क़यादत है, बुनियादी तौर पर ये मसला उन्हीं का पैदा करता है, उन्हीं लोगों की वजह से है, उन्हीं की मिलिटेंट विंग्स की वजह से ये मसला है। अगर वो उनको लगाम दें, जो कराची की यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, 3 पार्टियाँ हैं और तीनों के मिलिटेंट विंग्स हैं, अगर वो अपने मिलिटेंट विंग्स को कंट्रोल करें, बाकी छोटे मोटे क्रिमिनल्स जिनकी वजह से बेशुमार और 50% ऑफ द प्रॉब्लम क्रिमिनल्स की है, वो क्रिमिनल्स को यहाँ पर खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, उनके पांव उखड़ जाएंगे और वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। ईद की आमद के हवाले से बात, ईद उल फितर की आमद पर जहाँ हर चेहरे पर रौनक और हर बच्चा
खुश दिखाई दे रहा है। वहीं कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में काम करने वाले बच्चे ईद पर नए लिबास से महरूम हैं। वैसे भी रमजान मुबारक इसी बात का दर्ज देता है कि जिनके पास नहीं है उनके दर्द को समझा जाए। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। ईद उल फित्र की आमद है, जिसके बाइस खरीदारी मराकज में अवाम का सैलाब उमड़ आया है और इस भीड़ में ज्यादा तादाद बच्चों की है, जिनके वालिदैन उन्हें ईद पर नए मलबूसात और जूते लेकर देते दिखाई देते हैं। इन बच्चों के चेहरों पर रौनक और आंखों में चमक बता रही है कि वो ईद की खरीदारी जोरों शोर से कर रहे हैं। ईद पे नए कपड़े पहनूंगी और मैं शूज पहनूंगी और मैं ईद पे बैठ जाऊंगी। ईद पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा और नई जूती पहनूंगा और नमाज पढ़ने जाऊंगा और बहुत मजा आएगा। ईद के कपड़े लेने, शूज लेने, ईद में पहन के बड़ा मजा आएगा। इसी मुआशरे में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने घर के खर्चात उठाने के लिए तमाम दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और हर साल की तरह ये ईद भी कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकानों पर मेहनत मजदूरी करते हुए ही गुजारेंगे। ये मेहनतकश बच्चे मायूसी की तस्वीर बने मुआशरे में मौजूद तफावत की जिंदा मिसाल हैं। ये नए मलबूसात और जूतों को देख तो सकते हैं लेकिन खरीदने की सकत नहीं रखते। बच्चे बाहर ईद के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, हमें भी पसंद है कि शॉपिंग करें, लेकिन हम मजदूरी कर रहे हैं। सारे बच्चे नवियां जुत्तियां, नवे कपड़े ले रहे हैं। असी कितने लेना, असी इत्थे ही रोड दे उत्ते काम शाम करना, दिहाड़ियां लानी है, अपना वही कमाना, वही खा लेना। मेरा दिल करता है नवे कपड़े पहनूं और नवे जूते पहनूं। उलमा कराम का कहना है कि हमें ईद के मौका पर खुशियों से महरूम इन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर ये एक फितराना जो है इसको मुकर्रर किया है। इसका मकसद ही ये है कि जो महरूम, खुशियों से महरूम बच्चे हैं और जो लोग हैं उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हैं। एक जानिब ईद की रंगीनियों में डूबे बच्चों के हाथों में नए मलबूसात हैं तो दूसरी जानिब ये बच्चे हाथों में औजार लिए मुआशरे की दौलत की गैर मसावी तकसीम पर एक सवालिया निशान है। फैक्ट्रियों, कारखानों और गोदामों में काम करने वाले छोटे छोटे ये मेहनतकश बच्चे नए मलबूसात और नए जूतों जैसी ईद की छोटी छोटी खुशियों से भी महरूम हैं। हमें ईद उल फितर के हकीकी मानों पर अमल करते हुए इन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज़, लाहौर। बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे अमीर का हो या गरीब का। ऐसे में मुखय्यर हजरात को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि माशरे का तवाज़ुन रहे बरकरार। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वजारत पेट्रोलियम ने ओगरा की डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर और हाई ऑक्टेन की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 13 पैसे इजाफे की हिदायत कर दी है। कीमतें ईद उल फितर की छुट्टियों की वजह से कल से नाफिजुल अमल होंगी। वजारत पेट्रोलियम के तर्जुमान के मुताबिक वजारत ने ओगरा की जानिब से भेजी गई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मंजूर करते हुए ओगरा को डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफे की हिदायत कर दी है। इसी तरह वजारत पेट्रोलियम ने हाई ऑक्टेन के फी लीटर कीमत में 2 रुपये 13 पैसे इजाफे का हुक्म भी दिया है। वाज़ेह रहे कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लाइट डीजल ऑयल और जेट फ्यूल की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। वजारत पेट्रोलियम ने ईद उल फितर की छुट्टियों के पेश नजर समरी को आज मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ओगरा को हिदायत जारी कर दी है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगा। उर्दू अदब के मोतबर नाम और नौजवानों के शायर अहमद फराज को आज हमसे बिछड़े 3 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनकी शायरी आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। रिपोर्ट कर रहे हैं इसी हवाले से आमिर सुल्तान। अहमद फराज 14 जनवरी 1931 को खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में पैदा हुए। उनका असली नाम सैयद अहमद अली शाह था। अपने हम असरों और माजी में गुजरे शोरा के मुकाबले में अहमद फराज की शायरी को अवाम और खवास दोनों में बैक वक्त मकबूलियत हासिल हुई। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना हुस्न, रोमान और मोहब्बत के इजहार का तस्वुर अहमद फराज की शायरी के बगैर नामुमकिन दिखाई देता है। इसी वजह से आज भी अहमद फराज के कहे हुए अशआर नौजवानों के दिल की आवाज हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं,
सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। पाकिस्तान और भारत के बेशुमार गुलकारों ने अहमद फराज की शायरी को गाया और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। अहमद फराज को अनगिनत अदबी खिदमात के सिले में बहुत से एजाजात से नवाजा गया, जिनमें हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और निगार अवार्ड्स अहम हैं। अहमद फराज 25 अगस्त 2008 को इस जहान फानी से कूच कर गए, मगर उनकी शायरी आज भी कानों में रस घोलकर नौजवानों को रोमान की दुनिया में ले जाती है। फराज एक अजीम शायर, ऐसे में नौजवानों को चाहिए कि फराज के नाम का बेजा इस्तेमाल, इससे इज्तनाब बरतना जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बैन अवी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लीबिया की। बागियों ने मुअम्मर कज़ाफी के सर की कीमत $17 लाख मुकर्रर कर दी है, जबकि कज़ाफी की गिरफ्तारी या हलाकत में मदद देने वाले के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान भी किया गया है। लीबिया की कौमी अबूरी काउंसिल के सरबरा मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने ऐलान किया है कि मुअम्मर कज़ाफी के करीबी साथियों में से कोई उनकी गिरफ्तारी या हलाकत में मदद फराहम करता है तो उसे $17 लाख इनाम और आम मुआफ़ी दी जाएगी। उनका कहना था कि जब तक कज़ाफी गिरफ्तार या हलाक नहीं हो जाते उस वक्त तक बागी मुज़ाहमत तर्क नहीं करेंगे। अगरचे मुअम्मर कज़ाफी अभी तक लापता हैं, तहम बागियों को यकीन है कि वो अभी तक तराबलस या इसके गिरदोनवाह में ही मौजूद हैं। उधर तराबलस पर कब्जे की लड़ाई जोरों से जारी है। दोनों तरफ से भारी मशीन गनों, रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। झड़पों के बाद तराबलस की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और इमारतों पर निशानाबाज पोजीशन संभाले हुए हैं, जबकि नाचो फजाइया की परवाजें भी जारी हैं। बागियों को अब भी कई मकामात पर सख्त मुज़ाहमत का है सामना। दूसरी जानिब कर्नल कज़ाफी की हामी अफवाज का उनके आबाई शहर सारत और जनूबी लीबिया में कई अहम अड्डों पर कब्जा हो गया है। भारत में अन्ना हजारे की भूख हड़ताल 10वें रोज में दाखिल हो गई है, जिसे खत्म करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी हैं। करप्शन के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाले समाजी कारकुन अन्ना हजारे की भूख हड़ताल 10वें रोज भी जारी है। अन्ना हजारे के करीबी साथियों का कहना है कि अन्ना हजारे की तबीयत पहले से बेहतर है। हुकूमत जब तक तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराती भूख हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। हुकूमत ने भूख हड़ताल खत्म कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, ताहम हुकूमत और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को बिल के दायरे में शामिल करने पर तैयार है, जबकि इख्तलाफ तमाम सरकारी मुलाजमीन को लोकपाल के दायरे में लाने और उनके जवाबदही तय करने के सवाल पर है। और बात करेंगे कारोबारी उतार चढ़ाव की। कराची स्टॉक मार्केट में जुमेरात के रोज उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 10,901 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज 6 पॉइंट्स इजाफे से हुआ और 100 इंडेक्स 10,900 पॉइंट्स की सतह पर बरकरार रहा। तमाम ट्रेडिंग के दौरान सरमायाकारों की जानिब से एनर्जी, केमिकल और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर्स में खरीदो फरोख्त में तेजी के बायस 100 इंडेक्स 11,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग के बाद 100 इंडेक्स 39 पॉइंट्स कमी के बाद 10,901 पॉइंट्स पर हुआ बंद। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी मंदी में बदल गई है। मकामी सराफा बाजारों में फी तोला सोना 4,000 रुपए कमी से 57,000 रुपए फी तोला हो गया है। अमरीकी मईशत के हवाले से आदाद और शुमार में कदर बेहतरी के बाद सोने में सरमायाकार प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे रहे हैं, जिसके नतीजे में सोने की कीमत कमी का शिकार हुई है। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता रोज से अब तक सोने की कीमत में $133 कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे फी औंस सोना $1,711 तक गिर गया है। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा गया। 10 ग्राम सोना 3,428 रुपए कमी से 48,857 रुपए पर आ गया है।
और अब कुछ बात खेल के मैदान की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुकाम और स्पॉन्सर के दरमियान तनाज़े के बाइस भारत के साथ इंग्लैंड में शेड्यूल फुटबॉल सीरीज मंसूख हो गई है। PFF सराय के मुताबिक हुक्काम और स्पॉन्सर्स के दरमियान मामला खराब होने की वजह से सीरीज मंसूख की गई है और अब इस बात का इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम इंग्लैंड के दौरे पर रवाना हो सकेगी। कौमी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए रवाना हो गई। कोच वकार यूनुस ने उम्मीद जाहिर की है कि इस दौरे के अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस्माइल हक की क़यादत में जिम्बाब्वे के दौरे पर रवाना हो गई है। कौमी टीम एक टेस्ट, 2 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। साबिक कप्तान शुएब मलिक भी जिम्बाब्वे का वीजा मिलने के बाद टीम के हमरा हैं। रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस ने कहा कि टीम में नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, तहम सीरीज में अच्छे नताइज सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि कौमी टीम भरपूर अंदाज में खेल का मुजाहरा करेगी, लेकिन जिम्बाब्वे आसान हरीफ नहीं है। उनका कहना था कि किसी भी टीम को उसके मुल्क में जाकर हराना मुश्किल होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर शुएब मलिक कारआमद साबित होंगे। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। कछुए की सुस्त रफ्तारी के किस्से तो आपने खूब सुने हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें सुस्त रफ्तार कछुआ अपनी पूरी रफ्तार के साथ व्हील चेयर के पीछे भाग रहा है। कछुए की रफ्तार अमूमन सुस्त होती है और इसे रींग रींग कर चलते सभी ने देखा है, लेकिन इस कछुए को जाने क्या सूझी कि उसने अपनी सुस्त रफ्तारी के हिस्सों को झुठलाने की ठान ली और इस उम्र रसीदा व्हील चेयर पर मौजूद शख्स के साथ रेस ही लगा ली। रेस में जीत हार की परवाह शायद कछुए को नहीं है, लेकिन इस वीडियो ने इसे इंटरनेट पर खूब मकबूल कर दिया है। और चीन में एक दिलचस्प खबर आपको बताएं कि फिटनेस कॉन्शियस लोग अब अपने पालतू कुत्तों को भी जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट रखने के लिए योगा करवाने लगे हैं। चीन में पालतू कुत्तों के लिए डॉगा के नाम से कायम किए जाने वाले योगा सेंटर की मालिक वेंडी चन का कहना है कि अपने पालतू कुत्तों के हमरा योगा करने से मालिक और जानवर दोनों की जिस्मानी और जहनी फिटनेस पर मुस्बत असरात देखने में आ रहे हैं, क्योंकि योगा न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों में भी जहनी और जिस्मानी थकन को दूर करके आसूदगी पहुंचाने का एक जरिया है। वक्त न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।